दिल्ली में नगर निगम मुख्यालय सिविक सेंटर के बाहर निगम कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन को कवर करने के लिए इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की टीम मौके पर पहुंची। दिल्ली नगर निगम संयुक्त यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने ठेका प्रथा समाप्त करने, नियमितीकरण, मेडिकल सुविधाएं और नई भर्तियों की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं यूनियन पदाधिकारियों ने प्रशासन से जल्द समाधान की अपील की। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की टीम ने पूरे घटनाक्रम को कवर किया और विशेष मुहिम के तहत अब दिल्ली के सभी एमसीडी वार्डों में कर्मचारियों से जुड़े शोषण और समस्याओं की जांच पड़ताल लगातार जारी रहेगी। विक्रम डिगा जी और शीशपाल पवार जी, आप लोग मेरे बड़े मजबूत साथी हैं। मैंने आपका प्रचार देखा है, आपकी पूरी टीम का प्रचार देखा है, लेकिन जो हमारे सिविक सेंटर से सटे हुए जोन हैं वो प्रचार में कहां है। गौरतलब बात यह है कि लड़ाई केवल राजकुमार धिगान की नहीं है, ये लड़ाई पूरे अस्तित्व की है, आपके परिवार की है। आपको इसको जीतना होगा। अगर चाहते हैं कि हथियार फेंक कर मैं इस लड़ाई को वापस कर दूं, तो मैं वापस इस लड़ाई को नहीं करूंगा। जब तक मेरे जिस्म में जान है और खून का एक कतरा है, मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा और जीत के रहूंगा। राजकुमार भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजकुमार धिगान संघर्ष करो। तो मेरे साथ लड़ेगा कौन? मेरे साथ मिटेगा कौन? इंकलाब, इंकलाब। दोनों हाथ खड़े करके मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सरसाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, बीजेपी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। कमिश्नर तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। आज नहीं तो कल खुदेगी। निगम कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों, दिल्ली वासियों। आज मैं ऐसी शख्सियत के बीच में खड़ा हूं जिनका नाम है राजकुमार धिगान। यानी दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को चलाने वाले राजकुमार धिगान पहले से ही सक्रिय रहे हैं यूनियन के अंदर। राजकुमार जी, जो इतनी बड़ी मुहिम लेके आप चल रहे हो पूरी दिल्ली में, सोशल मीडिया पे आपको कामयाबी मिल रही है, हम देख रहे हैं। हमने देखा, आपको पढ़ा, हम यहाँ पर आए। क्या डिमांड है इनकी और किस तरीके से आप फाइट कर रहे हो? देखिए, इंस्पेक्शन जो ग्रुप है, मैं तमाम मीडिया का आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप मजदूरों की, शोषितों की, पीड़ितों की आवाज को आप बुलंद करते हैं। देखिए, ग्रीवेंस हमारी कोई ज्यादा नहीं है। एक तो ये 600 आदमी जो निगम ने भर्ती किए हैं, आवश्यक सेवा के जो कार्य हैं, आप उनमें ठेकेदारी नहीं ला सकते, ये कानून है। और ये प्रोविजन तब से है जब से ये कॉर्पोरेशन बनी है। और कॉर्पोरेशन इज द ऑटोनमस बॉडी, जिसके अपने कानून होते हैं, अपनी स्टैंडिंग कमेटी होती है, अपना इसका हाउस होता है। यदि बात करें भर्ती की, तो 600 आदमी जो उन्होंने ठेकेदारी के तहत जो भर्ती किया है, आप ये भर्ती सरकारी करें, यही प्रावधान है। आप जो 600 आदमी आपने लगाए, इनको हटाए, अन्यथा कोर कमेटी 25 तारीख को हड़ताल पर जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और हमारी जो सर्वोच्च न्यायपालिका उसका सम्मान करते हैं। उसने साफ साफ कहा है कि 240 हाजिरी पर कर्मचारी का नियमितीकरण होना चाहिए, और ऐसे कर्मचारी पक्के हुए भी हैं। फिर ये कर्मचारी पक्के क्यों नहीं हो पा रहे जो 30 साल से निगम की सेवा कर रहे हैं? राजकुमार जी, निगम के अंदर एक ही बात नहीं है कि भाई एक समस्या से पक्के होने की बात हो। ऐसी विडंबना है निगम के अंदर कि बहुत सारी अच्छी समस्या है। डेथ केस की समस्या है, एक्सीडेंटल की समस्या है, रोड पे कोई महिला काम कर रही है, उसको कोई गाड़ी वाला मार गया या कोई एक्सीडेंट दुर्घटना घट गई, उसके लिए मेडिकल की सुविधा नहीं इसके अंदर। तो क्या ये वाकई में ही इन सब चीजों की जो चल रही है मुहिम, सभी के लिए है या सिर्फ पक्के होने तक? देखिए, ग्रीवेंस बहुत सारी हैं। एक तो मैं कहना चाहता हूँ, कॉर्पोरेशन की अपनी कोई नीति नहीं। ये जो है, ये मजदूर विरोधी नीतियां है सारी इसकी। देखिए, जो कर्मचारी है वो मलमूत्र का मंथन करता है, कि लेकर गली कूचों से राष्ट्रपति भवन को स्वच्छ करता है हाथों से,
उसके बाद भी उसको मेडिकल कैशलेस कार्ड नहीं है। इन्होंने क्या किया कि 3 महीने से हमारी तनख्वाह में से ये 500 रुपए मेडिकल कैशलेस के काट रहे हैं, लेकिन अभी तक वो स्कीम नहीं आई हमारे पास। पैसे लेने हमारी जेब से चालू कर दें, लेकिन अभी तक भी अगर हमारा कोई कर्मचारी आपातकालीन स्थिति में अगर एडमिट हो जाए तो उसके लिए इनके पास वो सुविधा नहीं है जो इनको देनी चाहिए। स्थायी और अस्थायी का जो मामला है, ये आपके 2 लीडर हुआ करते थे, रामकिशन भजनी और राम रखा जी। उनके समय में 72, 73, 74 की बात कर रहा हूँ, उस समय पर भी हड़ताल हुआ करती थी और बड़ी कामयाबी की तरीके से होती थी। तो क्या अभी भी ऐसा कोई माहौल जो राम रखा जी के टाइम पे बना था, रामकिशन भजनी जी के टाइम पे बना था, ऐसा माहौल पैदा होगा? देखिए, भजनी साहब और राम रखामल जी हमारी ये ग्रेट लीडर है, और ग्रेट लीडर के साथ साथ इन्होंने वो काम किए जो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप लेकिन नजर तो आ रहा आपका करता हुआ। देखिए, आज दिल्ली की पॉपुलेशन आप ध्यान में रखिए, उस दौरान की पॉपुलेशन में और आज में जमीन आसमान का फर्क है, स्पेस एंड द अर्थ। आज जो दिल्ली की जो जनता है वो इतनी है कि उस दौरान को यदि कंपैरिजन करें तो ये समझ लिया जाए कि मतलब आज घर घर में 16 लोग रहते हैं। अगर एक फ्लैट की बात पॉपुलेशन बड़ी, द रेट ऑफ द पॉपुलेशन, आज दिल्ली की जो संख्या, दिल्ली का जो गार्बेज है वो बड़ा है। व्यापार के दृष्टिकोण से जो अन्य अन्य राज्यों से लोग आते हैं वो भी यही कूड़ा फेंक के जाते हैं, उसको उठाता कौन है? हमारा कर्मचारी। ये तीनों लैंडफिल पर इस कूड़े को फेंकता कौन है? हमारा कर्मचारी। लेकिन जनसंख्या के साथ साथ अभी तक दिल्ली में 30 वर्ष में भर्ती नहीं हुई है, जबकि डेथ ऑफ द रेशियो, डेथ ऑफ द रेट और रिटायरमेंट होने के पश्चात कर्मचारी 30 साल में उसकी संख्या में गिरावट आई है, काफी कम कर्मचारी हुआ है। जबकि अन्य स्टेट की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें तो चाहे वो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है या पंजाब है, और 3 साल बाद पॉपुलेशन के हिसाब से भर्ती की जाती है। यहाँ क्यों नहीं? भारत की राजधानी दिल्ली में क्या ये कानून अलग से लाया जाएगा? जब संविधान में इस बात का प्रोविजन है कि आपकी जनसंख्या यदि किसी स्टेट की बढ़ती है तो उसके लिए आप सफाई व्यवस्था दुरुस्त करें ताकि दिल्ली की जनता बीमार ना हो। अच्छा, एक मामला और निकल गया है जो पॉलिटिकल मामला है, जो पॉलिटिशियन है, जो निगम के तहत इलेक्शन फाइट करते हैं और वो इलेक्शन जीतने के बाद वो भी कर्मचारी को अपने पास 5-5 सीटों को लगा के रखते हैं, उसके लिए क्या ये नियम है? देखिए, ऐसा कोई नियम नहीं है, ये प्रशासन की कमी है। प्रशासन डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि जब वो काउंसलर हाउस में आवाज उठाते हैं, इनकी किरकिरी करते हैं तो उससे डरते हैं। जबकि आज एक काउंसलर के बाद 10-10 आदमी है जो काउंसलर पे बिजली के बिल पे करते हैं, उनके घर में साफ सफाई करते हैं, उनकी सब्जियां लेकर आते हैं। और कमिश्नर साहब कहते हैं हमारे वार्डों में कर्मचारियों की स्ट्रेंथ कम है, कर्मचारी आता नहीं है। जब आप लोगों ने काउंसलर को घर में, आपने अलग डिपो पर, आपने अलग अलग एजेंसियों में कर्मचारी अपॉइंट कर रखे तो आपको कर्मचारी वार्ड में नहीं दिखेगा। अन्य डिपार्टमेंट में, अन्य डिपार्टमेंट में भी कर्मचारी हैं। अब एक बात है, स्वास्थ्य विभाग है जिसका कर्मचारी अलग से है, उसमें भी हमारे ही कर्मचारी काम कर रहे हैं। उन अस्पतालों में भी हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं जो एमसीडी के पैनल के तहत आते हैं, चाहे स्वामी दयानंद हॉस्पिटल हो, चाहे हिंदूराव हॉस्पिटल हो, हमारे ही कर्मचारी वहाँ अपॉइंट किए गए। चाहे अब सुनो एक बात और बताओ, जो नाले पीडब्ल्यूडी के हैं उसमें भी हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। आपको एक चीज और बताना चाहिए, 12 के 12 जोन में जो बिल क्लर्क का काम कर रहे हैं वो भी हमारे परिवार के लोग हैं जो 16,000 में 1.5 लाख का काम कर रहे हैं। अगर इन्होंने आज तक कभी भी बिल क्लर्क की भर्ती की हो तो मैं दिल्ली छोड़ जाऊंगा। हमारे जो कर्मचारी वो बिल क्लर्क का काम कर रहे हैं, वही लोग तनख्वाह बनाते हैं, वही लोग कोर्ट एंड डेथ केस देख रहे हैं। तो इतना सारा काम आप एक सफाई कर्मचारी से लेते हैं तो आपको मल्टी टास्क सर्विस नाम देना चाहिए, ना कि एक सफाई कर्मचारी। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे राजकुमार जी, ये जो फटीक का मामला है, आप कर्मचारी सुबह आता है, काम करता है, चला जाता है, और इतनी भीषण गर्मी हो, बरसात हो, पतझड़ हो, चाहे तूफान हो, कर्मचारी काम करता है। लेकिन ये जो फटीक का जो मामला है ये तो लॉ एंड ऑर्डर में नहीं है। फटीक के मामले, ये फटीक कैसे खत्म हुई? देखिए, श्रम कल्याण कानून में इस बात का जिक्र है कि यदि आप ओवर टाइम कराते हैं तो आप उनके एक दिन के वेजिस से 2 गुना ज्यादा पैसे देंगे। और ये लोग फटीक कराते हैं, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, बरसात हो, चाहे वो 46 टेम्परेचर हो या 50 टेम्परेचर हो, ये गरीब वहाँ चक्कर खा के गिर जाते हैं, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार ये दिल्ली सरकार है और निगम प्रशासन है। ये कोर कमेटी अपनी ये जो लड़ाई है आखिरी मुकाम तक लड़ेगी। जो हमारी मांगे हैं 240 की हाजिरी की, जिसकी 240 हाजिरी होगी इसकी पक्का किया जाए।
और 2020 तक के कंपनसेशन के जो करुणामूलक के आधार के केस है उनको किया जाए, और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट और ये हेल्थ डिपार्टमेंट, इनमें जो कर्मचारी काम करते हैं काम वो सेम ही है, काम एक ही करते हैं, उनका भी यही काम है। और हेल्थ डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनका काम तो इस काम से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत होने के खतरे रहते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये कि उनको भी एक पॉलिसी जो डीएमसी विभाग की है वो लागू करके उनको भी सबको पक्का किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे घर में कोई एमसीडी में कर्मचारी है नहीं, लेकिन बात समाज की है, इसलिए हम टाइम पे अपने यहाँ पे आते हैं। और मैं सारे अपने बड़े छोटे भाइयों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो हम आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी हमारी मजबूरी है। और जो सरकार पे उंगलियां उठा रहे हैं, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। गलती हमारी इसलिए क्योंकि हमारे ही लोग अगर एक सही करेगा तो चार उसकी टांग नीचे खींचेंगे। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, अन्यथा हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं होती। जिस तरीके से बताया जाता है कि वाल्मीकि समाज हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, आज उस रीढ़ की हड्डी पर चोट लग रही है। लेकिन आप देख सकते हो लोग मंच पे कितने हैं, सामने वाले अफसरों को डेली मैसेज जाता है कि 2-4 आदमी है, क्या ही कर लेंगे। जब तक आप अपनी मजबूती नहीं बढ़ाएंगे, अपने लोगों को इकट्ठा नहीं करोगे, जब तक हम जैसे लोगों को आंदोलन और जेल भरो और अपनी पीठ पर लाठियां खानी पड़ेंगी, क्योंकि उसके जिम्मेदार भी हम जैसे लोग हैं। कौम के गद्दारों को, कौम के गद्दारों को, कौम के गद्दारों को। आज आपके बीच में वो पढ़े लिखे शिक्षित और जाबाज लोग हैं जो अपना सस्पेंड होने से भी नहीं डरते, जेल जाने से भी नहीं डरते, जिनके लिए समाज के लिए कौम के लिए मरना हर कीमत अदा करने के बराबर है। हम सब कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। अभी मैं राजकुमार दिगांत जी बैठे हैं और हमारे समुद्र कंडेरा जी बैठे हुए हैं, हमारी बहन जी भी है, क्या नाम है आपका? मीना बागड़ी, और अन्य हमारे भाई भी बैठे हैं समाज के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ और उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हो, कितने समय से काम कर रहे हो और क्या आपको सुविधा दी जाती है जो आपके मूलभूत आपके अधिकार को लेकर है? एजुकेशन से मैं हूँ और मेरे को खुद को मेरे को 26 साल हो गए हैं, तो आप सोचिए इससे ज़्यादा दुख की बात क्या होगी। और जो मेरे कर्मचारी 60 साल के होकर रिटायर हो चुके हैं, कच्चे ही, उनका दर्द आप जानिए, इनको कोई दर्द का कोई एहसास नहीं है। रही बात यह कि सफाई सुविधा कुछ भी नहीं है, एक कर्मचारी 30-40 कमरे करता है। आप सोचिए कितना अत्याचार हो रहा है। फिर उसे समय पर पक्का भी नहीं किया जाता। वो 18,000-15,000 की सैलरी में गुजर बसर करता है। कैसे वो अपने बच्चों की शादी ब्याह करेगा? शादी ब्याह छोड़ो, वो पढ़ा भी नहीं सकता स्कूल के अंदर, क्योंकि गरीब आदमी है, प्राइवेट नहीं पढ़ा सकता, सरकारी में भेजेगा अपने बच्चों को। वहाँ पर ना कोई टीचर है ना कुछ है, बच्चे ऐसे ही, मतलब वो खाना खाने आते हैं, जो एक फ्री सेवा मिल रही है खाने की। उनको बस ये है कि गरीब मिड डे मील्स की बिल्कुल इस तरीके का खाना मिलता है वहाँ पे डे वाइज मिलता है, कभी खिचड़ी, कभी दलिया, कभी हलवा, कभी दाल चावल, कभी वो कहते हैं कड़ी चावल, पूरी एक दिन सब। खाना किस तरीके का होता है? खाना सही मीडियम साइज का होता है, जैसे बच्चे खा लेते हैं, पेट भरने वाली बात है। जैसे गरीब लोग होते हैं उनके उन्हीं के मुताबिक जैसे लोग हैं वैसे खाना। बहन जी ने बताया कि मैं 26 साल से नौकरी कर रही हूँ और मैं परमानेंट नहीं, और अगर ये परमानेंट होती भी है तो इनको दिन कितने मिलेंगे, कितना टाइम मिलेगा? इतनी बड़ी बड़ी उत्पीड़नाएं इस समाज के अंदर आ रही है। एजुकेशन को ले लो तो प्रॉब्लम, यूपीएससी को ले लो तो प्रॉब्लम, और आपका दिल्ली में 40 लाख वोट बैंक है। तो आप मानते हो कि दिल्ली की जो 7 सीटें हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, मुझे बताओगे जरा कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली में कितने हैं? क्यों? अगर नहीं है तो क्यों? देखिए, बड़ा माकूल सवाल है। जहाँ तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात है, जहाँ तक विधायक की बात है, जहाँ तक असेंबली की बात है, जहाँ तक काउंसलर्स की बात है, तो हम किसी भी श्रेणी में नहीं आते, ना ही सरकारें हम पर वो भरोसा कर पाती हैं, क्योंकि ये जो समाज है ये कई टुकड़ों में, कई दलों में बटा हुआ है। अगर ये समाज चाहे तो यूनियन इज द स्ट्रेंथ। अगर एक हो जाए तो मुख्यमंत्री हमारा हो, 7 सांसद हमारे हो, और हमारी
भागीदारी जितनी सरकार में रहे उतनी हमारी हिस्सेदारी समाज में रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, अभी एजुकेशन को लेके आपने एक पॉइंट आउट किया मैडम बीना बागड़ी जी के सामने, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जो शिक्षा विभाग है और स्वास्थ्य विभाग है, इसकी आज तक कोई पॉलिसी नहीं है। मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, मैं श्रम कल्याण कानून के तहत ये पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के यशस्वी कमिश्नर माननीय संजीव खीरवाल जी, क्या इन दोनों डिपार्टमेंट की कोई पॉलिसी है जिसमें इनका नियमितीकरण हो सके? किस पॉलिसी के आधार पर आप इनको पक्का कर रहे हैं? आपने एक डैम्स की पॉलिसी गठित कर दी। आज पहले 3 कॉर्पोरेशन दिल्ली में हुआ करते थे, आज 1 कॉर्पोरेशन है, 1 मुख्यमंत्री है, 1 ही लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो फिर पॉलिसी अलग अलग क्यों? मजदूर एक है लेकिन पॉलिसी अलग क्यों? डैम्स की पॉलिसी अलग, डिपार्टमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, इसकी पॉलिसी आपने अलग बना दी है। वो गरीब शिक्षा विभाग के कहा जाएंगे जो 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, बुढ़ापा आ गया है लेकिन आज तक भी पक्का नहीं किया गया। उन गरीबों की हालत देखें, आज बीमारी से जूझ रहे हैं वो लोग, उनको मेडिकल कैशलेस कार्ड नहीं है, उसको कोई टर्मिनल बेनिफिट नहीं दिए जाते, क्योंकि डेली वेजर कालांश पे जो कर्मचारी है, ये सब्स्टिट्यूट कर्मचारी है, उसके लिए कोई भी किसी तरह का बेनिफिट नहीं है। मैं ये कह रहा था, जो आपकी 40 लाख की संख्या है, वो सारा वोट बैंक एक झाड़ू का निशान लेकर पचकुनिया में 2 बखान कर वो वोट बैंक 1.5 साल के अंदर मुख्यमंत्री बन सकता है। क्या आप उस पद प्रतिष्ठा के लिए लायक नहीं है? क्या वो 40 लाख आदमी जो बोर्ड का माध्यम बन के सरकारें बनवाते हैं, 7 सीटों पर MP बनवाते हैं, लोकसभा तक पहुंचाते हैं, क्या आपके लिए नहीं है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं आपसे मुखातिब हूँ। जब तक ये कम्युनिटी एक नहीं हो, जब तक वाल्मीकि समाज एक झंडे के नीचे है, तब तक कोई पार्टी क्या, कोई भी किसी भी तरह की सुविधा इस समाज को नहीं मिल पाएगी, चाहे वो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे राज्यसभा मेंबर्स हो, सांसद हो या पार्षद हो। गिड़गिड़ाना पड़ता है पार्टियों के सामने कि हमें आप टिकट दें। एक काउंसलर की टिकट के लिए भी बड़े तरले करने पड़ते हैं, बड़ी चापलूसियां करनी पड़ती हैं, उसके बाद भी टिकट नहीं हो पाता क्योंकि हमारी मेजॉरिटी नहीं है। हम दिल्ली में 40 लाख बेशक हैं आपके कहे अनुसार, आपके आंकड़े के अनुसार, लेकिन वो 40 लाख है कहाँ? कभी एक डंडे के नीचे कभी आए हैं? अलग अलग दलों में काम करते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अगर मैं खड़ा तो मेरी मुखालफत है, वो खड़े तो उनकी मुखालफत है। जब ये समाज एक नहीं है तो किसी भी राजनीतिक पार्टी में इनका वर्चस्व या वजूद नहीं है। एक अकेला व्यक्ति जिसका नाम था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अकेला, उसने कोई लाठी डंडा नहीं उठाया।